हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? तो बढ़िया सब। चलो आज देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो इस टॉपिक के अंदर हमें दो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। पहला कार्बन कंपाउंड आपके पास है इथेनॉल और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। जैसे इन दोनों कंपाउंड्स को देखो तो ये दोनों कंपाउंड्स इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है इन कंपाउंड्स का, एज वेल एज कॉमर्शियली भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना इथेनॉल से। हम इथेनॉइक एसिड इसके बात करेंगे। पहले हम इथेनॉल का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ सारा कर लेते हैं। I'm in love with the cocoa. I got it for the long. तो आज का हमारा टॉपिक जो बेसिकली होगा वो होगा इथेनॉल। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे आज? देखो, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, एज वेल एज यूजेज ऑफ इथेनॉल, डीमेरिट्स क्या हैं इथेनॉल के या फिर मेरिट्स क्या हैं इथेनॉल के। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएंगे एडिशन ऑफ सोडियम इस कंपाउंड के अंदर, और आपका आ जाएगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये सब आज हम कोशिश करेंगे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। तो आई विल गिव माई बेस्ट कि आपको ये सारा टॉपिक ईजिली समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इथेनॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल क्या है। ये इथेनॉल, देखो ये इथेनॉल आपको दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में जो सफिक्स लगा है OL। तो ये OL कहाँ से आया है? ऑल, ये अल्कोहल से आया होगा। दैट मीन्स ये इथेनॉल किसका फैमिली है? अल्कोहल फैमिली से ये है, ठीक है ना। इथेनॉल अल्कोहल फैमिली का एक मेंबर है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2OH मेथ एथ नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट करते हैं। सो ये हो जाएगा CH3CH2OH, और इसे आप ये भी लिख सकते हो कंडेंस करके C2H5OH। क्लियर है? अब देखिए इथेनॉल ये तो हो गया आपका IUPAC नेम। इसे हम कॉमनली अल्कोहल भी बोलते हैं। कॉमनली अल्कोहल सिर्फ बोलोगे तो अल्कोहल का मतलब हो गया इथेनॉल। और अगर इसका कॉमन नेम देखो तो इसका कॉमन नेम बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये बन गया इथाइल अल्कोहल। तो देखिए क्या क्या बातें अभी हमने डिस्कस की। सबसे पहले इथेनॉल, इथेनॉल बिलोंग करता है अल्कोहल फैमिली से। इसमें कौन सा सफिक्स एडेड है? ऑल। ऑल हम यूज करते थे सफिक्स अल्कोहल के साथ, तो ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। अल्कोहल फैमिली में कौन सा मेंबर है? ये फर्स्ट मेंबर है या सेकेंड मेंबर है? अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर होता है मेथनॉल, और इसका सेकेंड मेंबर होता है इथेनॉल। तो ये है सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो ये हो जाएगा, कंडेंस करोगे ये हो जाएगा। अल्कोहल हम कॉमनली इसे अल्कोहल बोलते हैं और कॉमन नेम इसका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल पहले समझो, ये जो अल्कोहल है ये जनरली जो वाइन्स में, विस्कीज में या फिर जो दुकान वगैरह में बिकता है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसे ज़्यादा अमाउंट में मिक्स किया जाता है। तो बेसिकली इसीलिए हम इस कंपाउंड को अल्कोहल बोलते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, ये इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले तो आप याद रखो दैट इट इज अ कलरलेस लिक्विड। इट इज अ कलरलेस लिक्विड, ओके। और इसका बहुत ही प्लीजेंट स्मेल होता है, विथ अ प्लीजेंट स्मेल। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड विथ अ वेरी प्लीजेंट स्मेल। सेकेंड पॉइंट में हम देख लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट है इसका 351 केल्विन, जो कि आपका आ जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन
और 78 डिग्री सेल्सियस। थर्ड में हम देखेंगे इट इज लाइटर देन वाटर। हम बोल सकते हैं दैट इथेनॉल का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है, दैट इज इट इज लाइटर देन वाटर। फोर्थ में देखो इथेनॉल बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, दैट मीन्स इट इज सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शंस इन वाटर, इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज readily soluble in water, soluble in water in all proportion, it is readily soluble in water in all proportions। अब बच्चों ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम स्टार मार्क करके रखो, इस पॉइंट को हम आगे जा करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो जब हम पढ़ा रहे थे आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड, तो वहाँ पे एक डिफरेंस आया था दैट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बट यहाँ पे देखो इथेनॉल एक कोवैलेंट कंपाउंड है बिकॉज ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है C2CH2CH3CH2OH, ये कोवैलेंट कंपाउंड है इथेनॉल। बट यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या है, इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। कैसे होगा? जब हमने डिस्कस किया था कोवैलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड, तो हमने वहाँ देखा था दैट आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्या रीजन है कि इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन? यहाँ पर आप बोल रहे हो दैट इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, वहाँ डिफरेंस में हमने लिखा था दैट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, कोवैलेंट कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। बट ये पॉइंट यहाँ जो लिख रहे हैं हम, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो सॉल्युबिलिटी है इथेनॉल का पानी में, वाटर में, इसका मेन रीजन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये ग्रुप जो है ये इसे बना देता है रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ऑल कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट व्हाट इज द रीजन दैट इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर? इथेनॉल बीइंग अ कोवैलेंट कंपाउंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये इथेनॉल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड OH, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस के कारण ये सॉल्युबल होता है वाटर में। आई होप ये क्लियर हो गया। तो इस पॉइंट को स्टार मार्क करके याद रखना। ऑल कोवैलेंट कंपाउंड जनरली ऑल कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं दैट ये कोवैलेंट कंपाउंड है फिर भी ये वाटर में सॉल्युबल है। तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आप इसी आंसर को लिखोगे आपके आंसर में, जब आपको पूछा जाए व्हाट इज द रीजन दैट इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, तो आप रीजन लिखोगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल का फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा ये? अब देखो कौन कौन सा पॉइंट हो गया। इट इज अ कलरलेस लिक्विड, इट हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 केल्विन, 78 डिग्री सेल्सियस, इट इज लाइटर देन वाटर, इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। अब और क्या क्या पॉइंट्स आएंगे इसमें देखो। यस, एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका। बॉइलिंग पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 156। मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा 156 केल्विन, और इन डिग्री सेल्सियस वी कैन राइट इट एज 117 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज योर मेल्टिंग पॉइंट। सो दीज आर दी पॉइंट्स। अब फिफ्थ पॉइंट देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है फिफ्थ पॉइंट। इथेनॉल लिथमस में कोई भी चेंज नहीं दिखाता है। मतलब अगर आप लिथमस पेपर लेकर टेस्ट करोगे वेदर इट इज अ बेसिक और एसिडिक, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल होगा लिथमस में। मतलब इसमें लिथमस पेपर टेस्ट काम नहीं करेगा। लिथमस पेपर टेस्ट डज नॉट शो any change in color. That means litmus paper test does not show any change in color. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ that इथेनॉल का लिथमस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स ये न्यूट्रल होगा लिथमस टेस्ट में, बिल्कुल न्यूट्रल होगा। इथेनॉल इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिथमस। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये न्यूट्रल है तो दैट मीन्स दिस इज
और न्यूट्रल, दैट मीन्स ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, ऐसा नहीं होगा। हम देखेंगे आगे यहाँ पे, इस पॉइंट को भी स्टार मार्क कर देते हैं यहाँ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसका नेचर क्या है, इथेनॉल एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जबकि यहाँ पे लिख रहा है इथेनॉल डज नॉट शो एनी चेंज इन कलर इन द प्रेजेंस ऑफ लिथमस टेस्ट, ठीक है। लिथमस टेस्ट में कोई भी कलर चेंज नहीं होता है इसका, दैट मीन्स न्यूट्रल होता है ये। तो ऐसा क्यों होता है हम देखेंगे। तो देखो 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने यहाँ लिखा है, एक बार फिर से सबको रिवीजन कर लेते हैं। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, इट हैज़ अ वेरी प्लेजेंट स्मेल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ethanol is 351 Kelvin or you can say 78 degrees Celsius, or the melting point is 156 Kelvin or you can say 117 degrees Celsius. It is lighter than water, that means इसका density, the density of ethanol is lighter than the density of water. आगे point है it is readily soluble in water in all proportion. अभी exceptional case आ गया तो यहाँ पे इसका reason क्या होगा, because of the presence of hydroxyl group. Last one is litmus paper test does not show any change in color. और भी properties आप लिख सकते हो इसका physical properties, जैसे it is an active ingredient in all alcoholic drinks. It is an active ingredient in all alcoholic drinks. जितने भी alcoholic drinks हैं, वाइन है, विस्की है और रम है, या फिर आप कोई भी कफ सिरप्स ले लो, मेडिकल पर्पसेस में भी यूज़ होते हैं। कफ सिरप्स हो गया आपका, या फिर आप डाइजेस्टिव सिरप्स जो होते हैं उनमें भी होता है। तो दिस इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल द अल्कोहलिक ड्रिंक्स as well as many tonics, तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी इनको मिलाया जाता है और टॉनिक्स में भी मिलाया जाता है। टॉनिक्स मतलब आपका कफ सिरप्स हो गया, कफ सिरप्स के बाद आप देखो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ले लो, उसमें भी होता है इथेनॉल। और किस में होता है, यस कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है ये, जैसे क्लोरोफॉर्म, और भी बहुत सारे चीज़ों को मिला करके यूज़ किया जाता है इसे। क्लोरोफॉर्म या फिर नेल पॉलिश रिमूवर जो आप यूज़ करते हो, वो सब भी है इसमें। तो ये सब चीज़ में ये मिलाया जाता है इथेनॉल को। तो ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल में। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, तो पहला पॉइंट जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में डिस्कस करेंगे, कंबशन। बात करो कंबशन हमने किया हुआ है पहले, कंबशन एंड आई थिंक और क्या था, एडिशन रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन क्या था, या फिर कुछ और था। कंबशन के साथ ऑक्सीडेशन एंड कंबशन का वीडियो है लेक्चर में, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लो अगर आपको अच्छे से समझना है। यहाँ हम डायरेक्टली करेंगे कंबशन। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कार्बन कंपाउंड को जब कंबशन होता है किसी भी कार्बन कंपाउंड में, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज वेल एज हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे आप क्या जला रहे हो, कंबशन क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए इथेनॉल। तो इथेनॉल जब कंबशन होगा, इथेनॉल को जब जलाएंगे तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाला है, वाटर रिलीज होगा एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। अच्छा देखो, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे दिख रहा है आपको, दैट मीन्स द बर्निंग ऑफ इथेनॉल, दैट मीन्स द कंबशन ऑफ इथेनॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रहेगा, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये याद रहेगा ना। चलिए दैट मीन्स अगर हम इथेनॉल ले लेते हैं, इथेनॉल का फॉर्मूला बताइए, C2H5OH। नाउ लेट अस burn this ethanol. Ethanol burns in the presence of oxygen to give CO2 plus H2O plus a large amount of heat is released. So this is the first chemical property of ethanol. जब इथेनॉल को हम burn करेंगे, it will give CO2 and H2 and a large amount of heat. क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप ऑक्सीजन शो भी कर सकते हो और सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हो बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी लिख सकते हो। बहुत सारे बुक्स में आपका ये लिखा होगा इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है दैट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दैट आप बर्न कर रहे हो एंड ऑक्सीजन इज अ गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन, इसीलिए हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं। तो ये हो गया। आप इसको चाहो तो बैलेंस करके लिख लो। अब बैलेंस करेंगे इसको तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2C2H5OH, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3O2 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2CO2 एंड 3H2O। ठीक है, चलिए कंबशन के बाद हम देखते हैं, कंबशन के बाद देखते हैं एडिशन ऑफ सोडियम या फिर रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन
विथ सोडियम। क्या होगा जब हम इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके इसे समझो, स्टार मार्क करो इस पे। अब समझो इसे, इस पॉइंट में लगा दो स्टार और समझिए। रिएक्शन विथ सोडियम क्या है? रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम क्या है? एक मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम मेटल के साथ अब ये रिएक्ट होगा, इथेनॉल क्या बनेगा? देखो ध्यान से देखना, C2H5OH in presence of sodium metal, in presence of sodium metal। अब यहाँ पे जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम है, आपको पता है अल्कोहल में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम होता है, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम यहाँ से निकलेगा और सोडियम यहाँ पे इसके पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये बना देगा C2H5ONA और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होकर के इधर आ गया, दिस इज हाइड्रोजन गैस। देखिए, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल देन सोडियम इथॉक्साइड, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। तो जब इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम इथॉक्साइड एक कंपाउंड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। अब ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देख रहे हो जब भी किसी एसिड, जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट मेटल नॉन मेटल्स में आपने पढ़ा है कि जब भी किसी एसिड को आप मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। मतलब इसका नेचर यहां से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस वी कैन से दैट दिस C2H5OH दैट मीन्स इथेनॉल, दिस इज एसिडिक इन नेचर। यही मैंने बताया था, जब आप लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में, आप देखो जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था दैट लिथमस में ये कुछ कलर चेंज शो नहीं करेगा, लिथमस के प्रेजेंस में ये बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब आप सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। नाउ दिस गिव्स द प्रूफ दैट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड सोडियम, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इज योर इथेनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ये रिएक्शन आप लिखोगे और ये है आपका टेस्ट फॉर दिस कंपाउंड। आप इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हो, व्हाट इज द हाउ कैन यू टेस्ट फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड इथेनॉल। तो एसिडिक नेचर अगर टेस्ट करना है इसका तो सोडियम से रिएक्ट करो, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया दैट मीन्स दिस इज योर एसिडिक। तो आपको इसको इस तरह से समझना है, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पे एक एक्टिविटी भी पूछा जाता है, इस रिएक्शन पे एक एक्टिविटी भी पूछा जाता है। एक्टिविटी क्या है देख लो, समझ लो। एक्टिविटी क्या है देखो समझो, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इथेनॉल लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है इथेनॉल, 2 ml ऑफ इथेनॉल ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर इस टेस्ट ट्यूब में एक सोडियम मेटल हम पुट करते हैं, क्लीन सोडियम मेटल, दिस इज सोडियम मेटल Na, इसमें डाल दो। तो सोडियम मेटल जब इसमें जाएगा तो एक गैस इवॉल्व होगा। अब इस गैस को हम कलेक्ट करेंगे कैसे? इस गैस को कलेक्ट करेंगे इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डालकर, एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब यहाँ पे रखेंगे। ये सारा का सारा जो गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है, ये H2 गैस रिलीज हो रहा है, तो इस गैस को हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं इस टेस्ट ट्यूब को। और अब हम कैसे पता करेंगे ये गैस जो हमारा रिलीज हो रहा है ये H2 गैस ही है या कोई दूसरा गैस है? तो इससे टेस्ट करने के लिए वी नो दैट टेस्ट ऑफ H2 गैस कैसे पता चलता है, कंफर्म कैसे होगा ये H2 गैस है? तो इसका कंफर्म करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। बर्निंग मैच स्टिक को, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके, इस टेस्ट ट्यूब को उठा करके, सपोज ये टेस्ट ट्यूब है इस तरह से इन्वर्टेड, तो इस टेस्ट ट्यूब को ये थंब से इस तरह दबा कर निकालेंगे इस टेस्ट ट्यूब को। अब इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ रखेंगे इधर। अब इसके पास ये जो गैस रिलीज हो रहा है यहाँ पे एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे। ये बर्निंग मैच स्टिक पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा और ये कंफर्म करेगा दैट द गैस रिलीज्ड इज H2। अब यहाँ से ये एक्टिविटी से आपको ये क्लियर हो गया दैट H2 गैस इज रिलीज, H2 गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है जब आप सोडियम मेटल को इथेनॉल में डाल रहे हो। तो यहाँ से ये पता चला दैट दिस इथेनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ये कंफर्म हो जाता है, ये टेस्ट ऑफ दिस कंपाउंड है, टेस्ट ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ इथेनॉल ये है। तो ये एक्टिविटी भी पूछा जाता है। इस एक्टिविटी को इस तरह से आप लिखोगे पॉइंट वाइज। पहले एक टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें इथेनॉल डाले 2 ml, उसके बाद एक क्लीन सोडियम मेटल इसके ऊपर डाले, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ऊपर डाले ताकि वो गैस जो निकल रहा है वो वहाँ कलेक्ट हो जाए। अब गैस जो कलेक्ट हो रहा है उसे टेस्ट करना है कौन सा गैस है, उसको
इस गैस को टेस्ट करना ये कौन सा गैस है। तो गैस टेस्ट करने के लिए ये जो टेस्ट ट्यूब है इसे थंब से इस तरह पकड़ेंगे और बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे और थोड़ा सा नज़दीक ला करके थंब हटाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा एंड इट विल बी क्लियर दैट द गैस बीइंग रिलीज्ड ओवर एयर इज H2 गैस। सो यहाँ से आपका एसिडिक नेचर प्रूव हो जाता है। थर्ड इज एक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एथेनॉल का रिएक्शन। देखिए जब एथेनॉल रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 विथ एट 443 केल्विन, तब इसके अंदर एथेनॉल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉन्क H2SO4 एट 443 केल्विन, तो एथेनॉल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएंगे और ये इथेनॉल चेंज हो जाएगा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से इस रिएक्शन में से इस इथेनॉल में से ये वाटर अलग हो रहा है। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो दैट दिस इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन बिकॉज वाटर रिमूव हो रहा है यहाँ पे। तो इस रीजन से हम क्या इसे कॉन्क H2SO4 को बोल सकते हैं दैट H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। और ये जो देखो ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन इथेनॉल को अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में चेंज करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं इथेनॉल C2H5OH और इसे रिएक्ट कराते हैं कॉन्क H2SO4 से, कॉन्क H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एट 443 केल्विन, एट 443 केल्विन, तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, यहाँ से एक H और यहाँ से OH निकल जाएगा। अगर इसे आप ओपन करो तो ये हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। ये है CH3, ये है CH2 और ये है OH। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ना वाटर, यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH ये निकलेगा। तो जब ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए कॉन्क H2SO4 एट 443 केल्विन, OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, तो ये बन गया H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H। ये बॉन्ड पे तो कुछ नहीं है, खाली यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं बिकॉज H2O तो निकल गया। और इसे आप लिखोगे C2। अच्छा ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, अब यहाँ से निकलने के बाद ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ इथेनॉल रिएक्ट हो रहा है H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 443 केल्विन। तो ये इसी का करस्पॉन्डिंग अनसैचुरेटेड, अगर यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के साथ अनसैचुरेटेड, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के साथ अनसैचुरेटेड, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के साथ अनसैचुरेटेड। इस तरह से रिएक्शन होता है। तो इथेनॉल है, इथेनॉल में कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन। तो अनसैचुरेटेड ग्रुप कौन सा बनेगा, जिसमें 2 कार्बन हो, और अनसैचुरेटेड कौन सा होगा, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ 2 बॉन्ड खाली हो गया ना, तो यहाँ पे आप लगा दो, तो ये बना देगा, इथेनॉल से बना देगा ये 2 अनसैचुरेटेड, तो ये इथीन बना देगा। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन बचा था, 1 2 3 4, टोटल 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2 यहाँ पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन बचा है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन प्लस क्या रिमूव हो, यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है H2O। अब इसका रिमूवल, वाटर का रिमूवल ही कहलाता है डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन बन रहा है यहाँ पे, कंसंट्रेटेड H2SO4। दैट मीन्स दिस रिएक्शन से हम बोल सकते हैं दैट H2SO4 कॉन्क H2SO4 एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इथीन ही क्यों बना, इथाइन क्यों नहीं बना, तो इसको समझिए। ये थोड़ा सा लॉजिक है, ये इथीन क्यों बना, इथाइन क्यों नहीं बना। तो चलिए वापस आते हैं इसका ओपन स्ट्रक्चर में। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ से एक OH निकल रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक OH यहाँ से निकला, बचा कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4, समझ आया, 4 हाइड्रोजन बचा। अब यहाँ काउंट करके देख लो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ। अगर इथाइन बनता, दैट मीन्स अगर ये कंपाउंड बनता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बनता तो कितना हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 1 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इथीन में। तो इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका
CH2 क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया और यहाँ पर आ गया आपका H2O, तो इसलिए यहाँ पे इथीन बनेगा, इथाइन नहीं बनेगा। दैट मीन्स अब देखो, अब क्लियर हो गया होगा। इथेनॉल, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 at 443 Kelvin, it changes into or it converts into unsaturated compound as well as it gives ethene as well as water. Now this water is being removed from this compound, ये water यहाँ से निकल रहा है और इसी के कारण हम बोल सकते हैं ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है और इसीलिए हम बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत बार, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन इथेनॉल। कंसंट्रेटेड H2SO4 को इथेनॉल में रिएक्ट करने से क्या होता है, तो आपको दिख गया क्या होता है, तो ये होगा इथेनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद conc H2SO4 इथेन इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज बीइंग रिमूव्ड एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है? ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ इथेनॉइक एसिड। आगे है हमारा रिएक्शन विथ इथेनॉइक एसिड। अब इथेनॉइक एसिड तो एक टॉपिक ही है हमारा जो हम आने वाले लेक्चर में करने वाले हैं। तो हमारा ये टॉपिक हो गया फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, सॉरी, रिएक्शन विथ इथेनॉइक एसिड। चलिए, क्या होता है बच्चों इथेनॉइक एसिड? भूल गए हो तो देखो याद आ जाएगा। इथेनॉइक एसिड होता है एसिटिक एसिड CH3COOH, यही होता है आपका इथेनॉइक एसिड। अब इथेनॉल जब इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? रिएक्शन देखिए, जब इथेनॉल रिएक्ट करेगा इथेनॉइक एसिड के साथ, तब ये बनाता है ईस्टर। जब इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है ईस्टर। और ईस्टर क्या है? ईस्टर है एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड को हम बोलते हैं ईस्टर। व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ इथेनॉइक एसिड इट फॉर्म्स ईस्टर विद द रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहां से भी वाटर रिमूव हो जाता है प्लस H2। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है ईस्टर। अब यहां देखो इस रिएक्शन में ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है और इसीलिए इस रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोर्ड्स में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, गिव अ रिएक्शन टू एक्सप्लेन दिस ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए ईस्टरिफिकेशन, ये जो ईस्टर ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जैसे परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है इसे, और भी बहुत सारे रूम फ्रेशनर में यूज़ किया जाता है। तो ये बनता कहाँ से? इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट करके हम ईस्टर का एक नया कंपाउंड है ये ईस्टर फॉर्म होता है और इसे ही पूरे रिएक्शन को हम बोलेंगे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं हमारा रिएक्शन क्या होगा। तो एक लेना है हमें इथेनॉल, तो इथेनॉल है C2H5OH प्लस CH3COOH, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला देखिए, यहाँ से कौन सा ईस्टर बनेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक OH निकला, तो यहाँ बन जाएगा ये यहाँ पे बना देगा CH3COO C2H5 नेम इज इथानोएट। ठीक है, इथाइल कहाँ से आया? इथाइल आया यहाँ से, देखो 1 2 कार्बन इथाइल, यहाँ भी 2 कार्बन इथानोएट, दिस इज इथाइल इथानोएट। आप इसे पढ़ोगे, इसका एक फंक्शनल ग्रुप भी होता है ईस्टर, तो इसे आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, और यहाँ पे वाटर रिलीज होगा H2O। अच्छा, इस रिएक्शन को हम ओपन करके भी लिख सकते हैं, इसे ओपन करके लिखते हैं। देखिए CH3CH2OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है, गिव्स। अब देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ से निकल रहा है
हाइड्रोजन ग्रुप, तो ये मिलकर बनाएगा CH3 बॉन्ड या फिर CH3, यस बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, देखो CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये तो निकल गया। अब इस खाली बॉन्ड में ये जो H निकला है, इसके बाद क्या बचा, यहाँ से यहाँ तक बच गया ना, ये इसमें अटैच हो जाएगा, बॉन्ड O CH2 CH3 बॉन्ड CH2 CH3, देखिए वही तो है यहाँ पे, ये हो गया आपका ओपन स्ट्रक्चर, ये आपका कंडेंस स्ट्रक्चर प्लस H2O। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर क्या है, एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है जो फॉर्म होता है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के रिएक्शन के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा ये स्पेलिंग देख लेना, दिस इज SWEET। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ऑक्सीडेशन कंबशन एंड ऑक्सीडेशन, कंबशन तो मैंने बता ही दिया पहले, और अभी है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन देख लेते हैं फिर से एक बार। ऑक्सीडेशन, अब देखो यहाँ कुछ नया नहीं है, जो हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, कंबशन ऑक्सीजन वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा है बस वही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है। तो अल्कोहल किस दो तरीके से ऑक्सीडाइज हो सकता है, और यहाँ हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल है। कोई भी अल्कोहल ले लो, प्रोडक्ट सेम बनने वाला, ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोडक्ट सेम बनेगा। अब इसको दो तरीका है, किसी भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का दो तरीका, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो देखो किसी भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का दो तरीका है। पहले तो आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के ऑक्सीडाइज कर सकते हो, या फिर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के ऑक्सीडाइज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल, तो हम मान लेते हैं जो हमारा अल्कोहल है वो इथेनॉल है। इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा क्रोमिक अनहाइड्राइड CrO3 इन एसिडिक एसिड CH3COOH, तो ये होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो हमने डिस्कस किया था। पहला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्कलाइन KMNO4, अल्कलाइन KMNO4, और दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था क्या था एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दिस इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ध्यान से समझो, फिर से इस टॉपिक को ध्यान से समझो। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का दो तरीका, पहला तरीका है आप अल्कोहल लो, हम अल्कोहल यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल से ही बात करते हैं, ऐसे आप समझ गए होंगे। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का दो तरीका है, तो हमारे पास जो अल्कोहल है उसे ही ले लेते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये अल्डिहाइड बनाएगा, अल्डिहाइड बनेगा। कब बनेगा, जब इथेनॉल वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा तो बनाएगा अल्डिहाइड। और जब इथेनॉल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के ऑक्सीडाइज करेंगे इथेनॉल को, तो ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए इथेनॉल है यहाँ पे, तो कौन सा अल्डिहाइड बनेगा, इथेनॉल सेकेंड मेंबर है। अल्डिहाइड कौन सा बनेगा, ऐसा अल्डिहाइड बनेगा जिसके पास दो कार्बन, बिकॉज यहाँ पर भी दो कार्बन है, यहाँ पे भी दो कार्बन का अल्डिहाइड बनेगा, तो ये बन जाएगा CH3CHO। अब नाम तो आपको पता ही होगा, मेथ एथ, दिस इज एथेनल, क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। और यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में इथेनॉल चेंज हो जाएगा इथेनॉइक एसिड में, ये बन जाएगा इथेनॉइक एसिड, दैट इज CH3COOH, इसका नाम है इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड।
तो ये होता है। तो अल्कोहल को, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने का देयर आर टू वेज। फर्स्ट वन, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो, अल्डिहाइड बनेगा। और अल्डिहाइड में कौन सा बनेगा? इथेनॉल। अल्डिहाइड में कौन सा कंपाउंड बनेगा? बिकॉज इथेनॉल है तो इथेनॉल से बन जाएगा इथेनॉल। देखो यहाँ पे CH3CHO ये हो गया। दूसरा है, इथेनॉल को आप रिएक्ट करो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3COOH, दिस इज आपका इथेनॉइक एसिड। और इसी इथेनॉइक एसिड को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इसका सारा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिटिक एसिड है ये। क्लियर है ना? अब देखिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं रिएक्शन। ये तो आप समरी लिख लो, ये समरी कॉपी कर लो, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। इसको हम एक एक करके रिएक्शन बनाते हैं। चलो, सबसे पहले इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, इथेनॉल। देखो पहला रिएक्शन क्या है? पहला है इथेनॉल C2H5OH। अब यहाँ पे हम इस इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3, क्रोमिक अनहाइड्राइड इन एसिटिक एसिड CH3COOH। अब यहाँ पर एग्जाम में ये नहीं रहेगा दैट ये यहाँ पे एग्जाम में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा नहीं रहेगा। तो आपको याद होना चाहिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको पता होगा अगर कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आप इजीली रिएक्शन कैरी कर सकते हो। अगर आपको इनकेस नहीं पता है तो नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए याद होना चाहिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। बहुत सिंपल सा याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो, याद होता जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिविजन नहीं करोगे तो सब भूलते चले जाओगे। क्योंकि ये देखो वहाँ पे भी जब हम इससे पहले कंबशन ऑक्सीडेशन कर रहे थे वहाँ पे भी आया था, अभी भी आया, ये तो एक ही चीज़ है। तो रिविजन रखोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब आपको बताना है क्या कंपाउंड बनेगा। अब क्या कंपाउंड बनेगा वो तो डिपेंड करेगा इस पे, क्योंकि यहाँ तो अल्कोहल है, इथेनॉल है। अब जो यहाँ कंपाउंड बनने वाला है वो टोटली डिपेंड करता है यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो तुम यहाँ देखो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये नहीं रहेगा दैट दिस इज वीक ऑक्सीडाइज, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा इसके बारे में। आपको पता होना चाहिए ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर नहीं पता है तो बुक खोलो, लेक्चर खोलो, रटो, इसको याद करो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इथेनॉल। अब इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल फॉर्म अल्डिहाइड। तो इसी का करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड होगा HCHO। देख रहे, सॉरी CH3CHO, CH3CHO। 2 कार्बन यहाँ भी, 2 कार्बन यहाँ भी, दिख रहा है ना। इथेनॉल से बना इथेनॉल, अल्कोहल से बना अल्डिहाइड। तो इसका नाम लिख लो, दिस इज इथेनॉल, और इसका नाम है, ये है इथेनॉल। क्लियर है? तो ये हो गया आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनेगा ये C2H5OH प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ना भी लिखो तो चलेगा बिकॉज ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये अंडरस्टूड है। इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ पे एक आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिख कर देता हूँ, K2Cr2O7, दिस इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जिनको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके लिए तो ये सिंपल हो गया। जिनको पता ही नहीं है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक या स्ट्रॉन्ग, उनके लिए तो मुश्किल है। अल्डिहाइड बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, या फिर कुछ भी बना सकते हो तुम लोग। अल्डिहाइड छोड़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ो, कुछ भी बना सकते हो अगर पता नहीं है तो। इसीलिए याद रखना चाहिए कि ये क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल चेंज कर जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे, CH3COOH। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसका नाम है इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। और इसका क्या नाम है? इथेनॉल। इसका नाम सबको पता ही है, इथेनॉल से बना इथेनॉइक एसिड। सिमिलरली इसी तरह का एक और रिएक्शन देखो, C2H5OH, ये है इथेनॉल, इथेनॉल और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए अब यहाँ पे आपको दे दिया जाए KMNO4।
अल्कलाइन KMnO4 या KMnO4, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4। क्या बनेगा रिएक्शन में, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, देखो कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, वीक है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है, क्या बनेगा, सेम कंपाउंड जो यहाँ पे वही यहाँ पे बनेगा, बिकॉज ये है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी रहा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इथेनॉल पूरा का पूरा डायरेक्टली चेंज कर जाएगा इथेनॉइक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये इथेनॉल चेंज कर जाएगा इथेनॉल में जब आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। अब इसमें क्या क्या है देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को, इसी में बहुत सारा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, देखो चलो यहाँ पर हम हटाकर कुछ भी नहीं लिखते और यहाँ पर हम दे देते हैं इस तरह का क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मार्क, आपको बताना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, और यहाँ प्रोडक्ट हम बना देते हैं CH3COOH, इथेनॉइक एसिड, चलो नाम भी लिख देते हैं इथेनॉइक एसिड, ये रहा इसका नाम, और ये रहा आपका इथेनॉल, इथेनॉल से बन रहा है इथेनॉइक एसिड। नाउ आप बताओ ये रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होना चाहिए बताइए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, तो भैया यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों होना चाहिए, रीजन आपके पास है, इथेनॉल इज कन्वर्टिंग इनटू इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल बन रहा है इथेनॉइक एसिड, कब बनेगा, जब यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, और आपसे नाम पूछ दिया जाए नेम दिस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपके पास दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक है अल्कलाइन KMnO4, दोनों में से कोई एक नाम दे दो, हम यहाँ पर पोटेशियम अल्कलाइन KMnO4 लिख लेते हैं, अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम पूछ दे तो ये लिख लेना, और यहाँ पे आप देख लोगे क्या प्रोडक्ट बन रहा है। सिमिलरली अगर आपसे बोल दिया जाए, ये रिएक्शन देकर के आपसे पूछ दिया जाए, अब बताओ यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, यहाँ तक दिया, यहाँ पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा बताओ, तो यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करेगा इसे इथेनॉल को, इथेनॉल डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, सिंपल सा है। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देकर के पूछ देगा, बताइए इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इथेनॉल, यहाँ क्या है इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल का कन्वर्जन हो रहा है, तो कन्वर्जन किसके प्रेजेंस में होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम पूछे तो लिख लेना क्रोमिक अनहाइड्राइड इन एसिटिक एसिड, तो ये था, ठीक है। तो ये था आपका ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। चलिए जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर लेते हैं सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले हमने क्या किया था, कंबशन में क्या था, कंबशन में इथेनॉल को इथेनॉल कंबशन हुआ तो क्या क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था वो। दूसरा में क्या था, सेकंड क्या था बताइए जल्दी, सेकंड क्या था, सेकंड था एडिशन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का एडिशन से वहाँ पे क्या हो रहा था, सोडियम इथेनॉइड फॉर्म हो रहा था, और वहाँ पे वो सोडियम मेटल के एडिशन से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, और वो एक रिएक्शन है जो टेस्ट करता है इथेनॉल को, और ये प्रूफ करता है दैट इथेनॉल इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर बताता है वो इथेनॉल का, सोडियम, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। उसके बाद था एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। वहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, बिकॉज वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल रहा था, और अनसैचुरेटेड इथेनॉल से इथीन में कन्वर्ट हो रहा था वो कंपाउंड। उसके बाद आया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप कंबाइन करोगे तो वो बना देगा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 वो बना देगा ईस्टर, और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और वहाँ पे वो रिएक्शन कहलाता था आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा जो पूछता है एग्जाम में, वो है आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल। देखो केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गया। अब आते हैं जो क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है एग्जाम में, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। देखो एब्सोल्यूट अल्कोहल पूछता है, बताइए एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, या फिर आप ये बताइए डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है। देखो अल्कोहल जब भी बोला जाए तो आप समझ लो वो इथेनॉल का बात कर रहा है,
बिकॉज इथेनॉल को ही अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, मतलब जनरली इथेनॉल को ही अल्कोहल हम बोल चाल के लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल और डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है बताइए। देखो, जब 100% प्योर इथेनॉल, 100% प्योर इथेनॉल, इसे 100% प्योर इथेनॉल को आप बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, मतलब किसी भी तरह का मिलावट ना हो उसमें। 100% प्योर, 100% प्योर का मतलब होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल होता है उस अल्कोहल में कुछ इम्प्योरिटी मिला दिया जाए या उसे खराब कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। मतलब इसका हो गया दैट 95% आपका हो जाएगा प्योर अल्कोहल, प्योर इथेनॉल, और जो बाकी बचा, जो बाकी 5% बचा, इस 5% में आप इम्प्योरिटी मिला रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसे एब्सोल्यूट अल्कोहल को हम डीनेचर क्यों करते हैं, हम इम्प्योरिटी क्यों ऐड करते हैं। तो देखो, जैसे आपको पता है, मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, इथेनॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इसे मेडिकल में भी यूज़ किया जाता है, मेडिकल पर्पसेस में इसे बहुत सारे टॉनिक्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वाइन्स, विस्कीज जो भी है, तो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है, जब इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है ये इथेनॉल, तो उसका मिसयूज़ प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स हैं, अगर उनको मन किया तो वो पी भी सकते हैं, तो उसका मिसयूज़ बचाने के लिए, मिसयूज़ कम करने के लिए या फिर मिसयूज़ बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल यूज़ करते हैं मिक्स करने के लिए, जैसे मिथेनॉल। अब ये मिथेनॉल भी अल्कोहल का ही फैमिली है, ये मिथेनॉल अल्कोहल का ही फैमिली है। इथेनॉल हो गया सेकेंड मेंबर, मिथेनॉल हो गया आपका फर्स्ट मेंबर। जैसे मिथेनॉल ऐड कर देंगे उसमें, और ये मिथेनॉल बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है ये मिथेनॉल। इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ कंजप्शन कैन कॉज डेथ, किडनी फेलियर, या मिथेनॉल बहुत ही हार्मफुल होता है। हार्मफुल इसलिए होता है बिकॉज इसका स्मॉल कंजप्शन कैन कॉज डेथ। थोड़ा सा पी लोगे अगर या फिर खा लोगे तो हो सकता है वो इंसान ना रहे, या फिर हो सकता है किडनी फेल कर जाए, लीवर कोलैप्स कर जाए, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और ये बहुत ही हार्मफुल होता है। इथेनॉल भी हार्मफुल है लेकिन इसकी तरह हार्मफुल नहीं है। ये तो डायरेक्ट हो सकता है, डेथ भी हो सकता है इसका कंजम्पशन से, लेकिन इथेनॉल क्या उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। इथेनॉल बहुत ही धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को थोड़ा स्लो कर देता है, अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। सेंस नहीं रहता इंसान को क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, थिंकिंग प्रोसेस काम नहीं करता है इथेनॉल के कंजप्शन से। लेकिन जब मिथेनॉल आप कंज्यूम करोगे तो वहाँ पे मुश्किल है कहना कि क्या होगा, इट कैन इवन कॉज डेथ। तो इस तरह से इतना हार्मफुल ये होता है मिथेनॉल। और दूसरा है आपका कॉपर सल्फेट, CuSO4, इन दोनों को मिक्स किया जाता है इसमें। कॉपर सल्फेट ये जनरली ब्लू कलर का होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये पढ़ी होगी आप लोग ये चीज़। तो जब प्योर अल्कोहल में दैट मीन्स 95% अल्कोहल हो और इथेनॉल हो और उसमें 5% का, इनमें से कोई भी एक कंपाउंड मिक्स कर दिया जाए, एक और कंपाउंड होता है जैसे मिक्स किया जाता है इसमें, ये स्पाइरिडाइन, ऐसे ये NCERT में तो है नहीं आई थिंक, तो आप इन दोनों को ही याद रखो, काम चल जाएगा। मिथेनॉल या CuSO4 जब इसमें मिक्स कर दिया जाए तब इसे हम बोलेंगे डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। अब इसे मिक्स करेंगे तो देखो, मिक्स करने के लिए क्या रीज़न है, यहाँ पर हम डाई यूज़ करते हैं, ये डाई है कलर, ठीक है। क्या रीज़न है हम डाई यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर है इसे यूज़ करना, डाई के साथ साथ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल डाल दिए तो कलरलेस है, मिथेनॉल भी कलरलेस है, कैसे पता चलेगा इथेनॉल में मिथेनॉल मिक्स है। तो उसे पहचानने के लिए हम CuSO4 डाल देते हैं मिथेनॉल के साथ, ताकि वो कलर चेंज हो जाए, उसका ब्लू हो जाए पूरा का पूरा लिक्विड, और ये पता चल जाए जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं तो उन्हें ये देख कर पता चल जाए कि इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिक्स है, या फिर ये डीनेचर्ड अल्कोहल, इसका कंजम्पशन नहीं किया जा सकता, तो वो थोड़ा दूर रहते हैं, वो कंज्यूम नहीं करते हैं तब। तो इसीलिए इसको डीनेचर किया जाता है। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल produced in the industries, we add some compounds like methanol or copper sulfate or pyridine in this pure ethanol, and this is called as denatured alcohol. अच्छा, ऐसा एज यू नो दैट इथेनॉल इज वेरी रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। तो अगर ये 5% का 95% का प्योर इथेनॉल और 5% का वाटर ऐड कर दिया जाए इसमें, तब ये इथेनॉल कहलाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट।
तब ये कहलाएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट। तब ये कहलाएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट। कब? जब ये 5% का वाटर ऐड किया कर दिया जाए इस 95% में, ठीक है। डीनेचर्ड कब कहलाएगा? जब इसमें आप मेथनॉल, कॉपर सल्फेट, पैराडाइन जैसा सब्सटेंस ऐड करोगे 95 में। अब 95 में 5% वाटर ऐड करोगे तो इसे बोलेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्लियर? तो अब आते हैं यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है अभी इसी लेक्चर में। इथेनॉल को हम यूज़ करते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल पर्पसेस में भी यूज़ होते हैं, कफ सिरप्स बनाने के लिए, बहुत सारे बीवरेजेस में यूज़ किए जाते हैं इसे, और भी बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं इथेनॉल के। जैसे कोल्ड कंट्रीज़ में कार के रेडिएटर्स में इसे डाला जाता है एंटी फ्रीज के लिए, ठीक है। दिस इथेनॉल वर्क एज एंटी फ्रीज इन कोल्ड कंट्रीज़। जब आप कार के रेडिएटर्स में इसे डालोगे तो वहाँ भी यूज़ होता है ये। और ड्रग्स, डिटर्जेंट्स, ये सब में भी यूज़ करते हैं हम। एंटीसेप्टिक सिरिंजेस, हॉस्पिटल्स में वुंड सिरिंजेस क्लीन करने के लिए ये भी है आपका। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे आयोडोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, या फिर आपका ईथर हो गया, ये सब चीज़ में यूज़ करते हैं। तो ये सब यूजेस है इथेनॉल के, आप लोग खुद से लिख सकते हो। तो पहला यूज ज़्यादा यूजेस तो पूछेगा भी नहीं, 2 से 3 यूजेस पूछता है, पहला यूजेस डाल देना। इट इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्री, इट इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, सो इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल पर्पसेस टू मैन्युफैक्चर दिस कफ सिरप्स, एज वेल एज यू कैन यूज इट फॉर you can use it to produce some organic solvents also, like chloroform, iodoform or ether, as well as you can also use this in your car radiators in the cold countries, you can use it। और कहाँ यूज़ करेंगे इसे? तो ये सब है 3-4 यूजेस हैं, 4-5 यूजेस। आप बुक खोलोगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मेनली हम कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो, टेस्ट फॉर इथेनॉल एंड अल्कोहल्स एंड इथेनॉल। टेस्ट फॉर अल्कोहल्स एंड इथेनॉल, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज कई बार ये पूछा भी गया है। टेस्ट फॉर अल्कोहल्स और इथेनॉल, चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास 2 बीकर है, और इन दोनों बीकर में कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये बीकर ए और ये बीकर बी। हम मान लेते हैं आपके पास 2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स गिवन है 2 बीकर्स में। आपको बताना है इन दोनों बीकर्स में से किस बीकर में इथेनॉल प्रेजेंट है, कौन से बीकर में इथेनॉल प्रेजेंट है, ठीक है, आपको बताना है। आप कैसे करोगे टेस्ट इथेनॉल का? सोचकर बताइए। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है ये चीज़, सोचकर बताइए कैसे करोगे। चलो देखो, पहले तो हम सोडियम मेटल लेंगे, कर सकते हैं एडिशन ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ तो इथेनॉल वो। तो सोडियम मेटल के साथ हम ये रिएक्शन एक्टिविटी कैरी कर सकते हैं। पहले तो टेस्ट कर सकते हैं, अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ तो वो इथेनॉल है, नहीं हुआ तो नहीं है, ठीक है। और दूसरा टेस्ट क्या हो जाएगा? दूसरा टेस्ट क्या हो जाएगा? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। पहला टेस्ट हो जाएगा सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट, और दूसरा टेस्ट होगा आपका स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं सोडियम मेटल टेस्ट क्या है। किन्हीं 2 बीकर में, दोनों बीकर में आप सोडियम मेटल पुट करो, दोनों बीकर में सोडियम मेटल डालो, सोडियम, यहाँ पर भी है सोडियम, ठीक है। अब इन दोनों बीकर्स में जिसमें हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रहा है वो हो जाएगा आपका इथेनॉल। देखो मान लेते हैं हम सोडियम मेटल डाले फर्स्ट बीकर में, बीकर ए में, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट का आपको पता है, इसे आप टेस्ट कर लो पॉपिंग साउंड से। मैच स्टिक जलाओ, वहाँ पे ले जाओ, पॉप साउंड जब प्रोड्यूस होगा तो आप समझ जाना यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो रहा है। तो ये टेस्ट कंफर्म करेगा दैट द सॉल्यूशन और द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब इज योर इथेनॉल। दूसरा है स्टेरिफिकेशन। अब स्टेरिफिकेशन कैसे करेंगे भाई? यहाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं, एसिटिक एसिड रहेगा तभी तो स्टेरिफिकेशन हो सकता है। स्टेरिफिकेशन होता क्या है? स्टेरिफिकेशन होता है जब एक अल्कोहल और एक
कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आप क्या करो, दोनों बीकर में इसमें भी आप डालो CH3COOH, इसमें भी आप डालो CH3COOH, इसमें भी डालो कॉन्क H2SO4 स्मॉल अमाउंट में, फिर इसमें भी कॉन्क H2SO4 स्मॉल अमाउंट में। जिस बीकर में ये इथेनॉल प्रेजेंट होगा उस बीकर से एक स्मेल आएगा, स्वीट स्मेल आएगा, और इस स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड को हम बोलते हैं ईस्टर। ठीक है, तो जिसमें स्वीट स्मेल आ रहा है वो आपका हो गया इथेनॉल। दैट मीन्स अगर ए में स्वीट स्मेल आ रहा है तो आपका हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये इथेनॉल। दैट मीन्स ये दोनों टेस्ट है। तो टेस्ट कैसे करेंगे हम, किसी भी 2 से 3 गिवन सैंपल में हमारा इथेनॉल किसमें प्रेजेंट है। सबसे पहले सोडियम मेटल टेस्ट करो, हाइड्रोजन का एवोल्यूशन चेक करो, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करो, तो वहाँ पे अगर वो टेस्ट कंफर्म हो जाता है तो आपका वो जो बीकर में जो प्रेजेंट कंपाउंड वो आपका इथेनॉल हो गया। और दूसरा टेस्ट है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन टेस्ट करने के लिए आप उसमें एसिटिक एसिड डालो, कॉन्क H2SO4 डालो, चेक करो किसमें स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन रहा है, तो उस केस में वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे और कुछ टॉपिक्स छूटा तो नहीं। हाँ, एक हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इथेनॉल बड़ा पूछता है इसमें। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल क्या होगा, सबको पता है। मेमोरी लॉस हो जाता है, कॉन्शियसनेस नहीं होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, बॉडी को पता नहीं होता आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो ये सब बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं अल्कोहल कंजम्पशन का, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। और अगर ज़्यादा एडिक्शन हो जाए अल्कोहल लेने का, दैट मीन्स किसी भी चीज़ का, अल्कोहल मतलब आपका वाइन है, विस्की है, या फिर कफ सिरप सी देख लो। आजकल लोग बहुत ज़्यादा ये सब करने लगे हैं जो नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया है सब। कफ सिरप्स देख लीजिए या फिर आप अल्कोहल देख लो, आजकल देखो बहुत ज़्यादा कफ सिरप से ही बच्चे एडिक्टेड हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़, क्लोरोफॉर्म ही देख लो, बहुत सारा नशा, ऐसा नशा हो गया जिसको बच्चे करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ये सब। तो देखो अल्कोहल का जो बैड इफेक्ट्स एग्जाम में जो पूछता है उसका रीज़न क्या है, वहाँ पे रीज़न ये है दैट वो एक अवेयरनेस प्रोवाइड करना चाहता है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। तो आप उसमें लिख सकते हो कॉन्शियसनेस नहीं होता, माइंड बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता है। दूसरा चीज़, जिस घर में एक अल्कोहल एडिक्ट रहता है उस घर का आप सिचुएशन देखो जाकर, उस घर में कैसा क्या हालत होते हैं उस घर में देखो। मान लो किसी के घर में पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा अल्कोहल एडिक्ट है, तो वो बच्चे को अपने क्या समझाएंगे। तो उस तरह से बहुत ज़्यादा, ना उस घर में एजुकेशन होता है अच्छा, ना उस घर में कोई केयर करने वाला है बच्चों पे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ना उस घर में उनको कोई केयर मिलता है, ना कोई सपोर्ट मिलता है। बच्चे भी माँ बाप को देखा देखी वो भी काम उसी तरह से अल्कोहल एडिक्ट बन जाते हैं। और एक बार एडिक्शन हो गया तब तो फिर बहुत मुश्किल है छोड़ना। तो अल्कोहल का एडिक्शन ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो अल्कोहल को ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया जाए तो बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है, लिवर फेलियर का केसेस आता है, और भी बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। तो हमें बचना चाहिए ये सब चीज़ से, कोशिश करना चाहिए हम इस चीज़ से बचें और इस चीज़ से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल आप लिख सकते हो 2-3 पॉइंट्स में इसको। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इथेनॉल। हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, एब्सोल्यूट अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, और वो शायद इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, वो हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड है, दैट इज एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड पे उसका इसी तरह से हम फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड आगे जो भी है यूजेस एंड ऑल वगैरह वो सब करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाना। ठीक है।